हाँ निष्ठा। यस सर। हाँ रिकॉर्ड कर लेना एक बार। देखो इधर, पेपर जो आज हुआ है इसमें क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे, ध्यान ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पेपर है बहुत ही। देखो 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाय वेट। 10.8% कार्बन बाय वेट है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। सही ना, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। तो सबसे पहले इसमें हमें सॉल्यूट का वेट चाहिए। हमें देखा है कार्बन का वेट, और वो भी 250 ग्राम की सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट का वेट यानी पहले हमें कार्बन का वेट निकालना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन जो है, दिस इज इक्वल टू, कार्बन से भी ग्लूकोज का वेट निकाल लेंगे। मास ऑफ कार्बन आएगा 10.8% ऑफ 250/100। 10.8/100 ऑफ 250। ये 25 से 10 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 से रहेगा, 52, 55, 52, 55। तो ये आ गया हमारा 5.4 × 5, 27 आ गया। एक बार देखना, 27 ग्राम आ गया कार्बन। कार्बन 27 ग्राम है। तो अब वेट निकाल लेंगे। अगर 72 ग्राम कार्बन है, ग्लूकोज का वेट निकालने के लिए 72 ग्राम कार्बन है, तो 180 ग्राम है। 180 ग्राम ग्लूकोज है। तो अगर 27 ग्राम कार्बन है, तो ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 180/72 × 27। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, 29 से चला जाएगा, 9398, 98, और 180 × 3, 540/8। 540/8, या इससे भी कैंसिल हो जाएगा ये। 4 से 45, 45 × 3 डिवाइड बाई 2, यही आ रहा ना। यस 60, सर। 135/2, 67.5, क्या एक बार चेक करना। 67.5 ग्राम आ गया ग्लूकोज का वेट। समझ आया कि नहीं ये। तो मोलरिटी आ गया सर। 67 डिवाइड बाय 180 इसका मोलिकुलर वेट, इनटू 250 ग्राम की सोल्यूशन है, माइनस करेंगे 67.5। 250 ग्राम की सोल्यूशन है, माइनस करेंगे 67.5। तो ये आ जाएगा कितना, 182.5। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, × 10⁻³ तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर, ये कितना आएगा लगभग, अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि जो आंसर है 1, 2, 3 और 5, तो कुछ कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट निकल सकता है ये। है ना, 1, 2, 3 और 5 है। तो 182.5 है, 67.5 है, 67 से 63 180 होता है ना। ये 3 से कम आएगा, नीचे 3 से कम आएगा, 180 × 5 40, यानी 500 के आसपास ही आएगा, 500, हजार, हजार दो के आसपास आंसर आना चाहिए। देखो 61.5 है ये। 67.5, 60 × 3 क्या होता है, 180 होता है। तो ये 2.8 के आसपास कुछ आएगा। 2.8 आ गया ये। तो 180 × 2.8, 500 के आसपास आएगा कुछ ये। और हजार ऊपर है, नीचे 500, तो दो के आसपास आंसर आना चाहिए। 2.06 निकलेगा आंसर। क्या समझ आ गया कैसे किया है। हाँ यस जी सर। सर। ये सही हुआ किसी का। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। मेरा सही था सर। किसका, मानव तेरा। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कैलकुलेशन आ रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो इसको बाद में अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना चीज का। आते वो भी छोड़ना पड़ेगा एक बार को। मानो पूरी कैलकुलेशन की थी इसमें तूने। सर सारी करी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 Cu2 plus Fe3 plus are weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field। देखो O2 पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Cu2 प्लस पैरामैग्नेटिक है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Fe3 प्लस भी पैरामैग्नेटिक है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पांचों के पांचों पैरामैग्नेटिक है, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में जाएंगे ये, सही ना, एंड आर मैग्नेटाइज, उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट वेरी। फिर NaCl एंड H2O आर वीकली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। वीकली मैग्नेटाइज क्यों बोला इसने, क्योंकि NaCl भी डायमैग्नेटिक है, H2O भी डायमैग्नेटिक है। तो इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये मैग्नेटाइज कहाँ पे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपेल होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ए आंसर आएगा इसका। फिर एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। एनर्जी 2s की हाइड्रोजन एटम की
ज्यादा है, सही है। एनर्जी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एनर्जी एनर्जी होता है -13.6, कोई एक फॉर्मूला, Z² बाय N²। यानी अगर एन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, जेड ज्यादा तो एनर्जी कम, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। सही ना, तो जेड ज्यादा है हमारा लिथियम का, तो इसे जेड ज्यादा है। और एन तो सेम है ही, 2s ऑर्बिटल बोला हुआ है। तो जेड अगर ज्यादा है तो एनर्जी हो जाएगी कम। तो पहली स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्रेटर, बिल्कुल सही है। और अगला एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल, इन द सेम सबशेल इज, हाँ, इन द सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड आर थर्ड। करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड का आंसर आ जाएगा। फोर्थ, एक्टिवेटेड चारकोल सर एब्जॉर्ब्स एस। हाँ ध्रुव। सर अगर ये 2s ऑफ लिथियम की जगह 2p ऑफ लिथियम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, तो कोई शेल देखेंगे ना, सब शेल, ओके सर। कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि शेल देख के निकाल पाएंगे आंसर इसमें हम। क्योंकि यस सर। जो तू कह रहा है ना ध्रुव, उसमें जेड इफेक्टिव देखना पड़ेगा एक बार को। अच्छा। जेड इफेक्टिव यानी कुछ लेटेस्ट रूल लगा के देख सकते हैं, लेकिन ऐसे आएगा नहीं कंपैरिजन में ना। ठीक है सर। नेक्स्ट अब है, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। तो SO2 तो पोलर है, और CH4 नॉन पोलर है, तो बिल्कुल सही है ये। चारकोल जो है पोलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, SO2 पोलर है, ऐसे ना, डाइपोल मोमेंट है इसकी, ये इधर नेट डाइपोल है। और CH4 नॉन पोलर है, तो कम एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और उसके बाद दिखा है, गैसेस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आर यूजुअली एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। देखो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, यानी उसके अंदर फोर्सेस भी कम होंगे, यानी उसके अंदर फोर्सेस भी कम होंगे, और फोर्सेस कम है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब तो नहीं होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गैसेस यहाँ पे हायर लिखा होना चाहिए, यहाँ बस हायर लिखा होना चाहिए, इससे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आंसर आएगा इसका। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ boiling point of 2% aqueous solution of non-volatile solute A the is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of non-volatile solute B। बॉइलिंग पॉइंट दोनों इक्वल है। बॉइलिंग पॉइंट इक्वल का मतलब डेल्टा टीबी भी इक्वल होंगे। डेल्टा टीबी 2% का, डेल्टा टीबी 8% के इक्वल है। डेल्टा टीबी 1 इज टू डेल्टा टीबी 2। तो के बी इंटू मोलरिटी 1 इज टू के बी इंटू मोलरिटी 2। केबी से केबी कैंसिल हो जाएगा, मोलरिटी। पहली सॉल्यूशन है 2%, 2% का मतलब है 2 बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू सॉल्वेंट हो गया 98 इंटू 10⁻³ और मोलरिटी 2 8 बाय में एम बी इंटू 92 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, यानी यहाँ पे 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। और एम ए बाय एम बी आ जाएगा, एम ए बाय एम बी आ जाएगा 92 बाय 98, 92 बाय 98 इंटू 2/8 ना, 92/98 इंटू 2/8। तो यहाँ पे यस सर। ये 92/98, क्योंकि इसमें आंसर अप्रोक्सीमेट में दे रखे हैं सारे, अप्रोक्सीमेट में है सारे आंसर ये। तो 92/98 तो कैंसिल ही होगा लगभग लगभग, 1/4 आएगा, यानी 4 MA टू एम बी, 4 MA टू एम बी, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्या समझ आ गया? सर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? सर। तू बोला कुछ? ये सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन है एक्टिवेटेड चारकोल वाला, ये किस चैप्टर हाँ, में है मतलब? ये सरफेस केमिस्ट्री में मान लो, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है ये, उसको भी मान सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर भी मान सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? सिक्स्थ, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा लेकिन, जेनॉन डज नॉट हैव लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इन दिस इन इट्स ग्रुप। इसको इसको भी हम अभी डाउट में रखेंगे, डज नॉट हैव, क्योंकि इसके जेनॉन के नीचे रेडॉन होता है, रेडॉन। मैं थोड़ा सा डाउट में रखूंगा इसको, सही ना, क्योंकि रेडॉन की लोएस्ट होगी,
रेडॉन की लो होगी ना, नीचे है सबसे, इसलिए रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए कई बार काउंट करते हैं, कई बार काउंट नहीं करते, इसको छोड़ देंगे अभी। The IE1 of element with atomic number 37 is lower than that of with 38। हाँ ये सही है, लोअर होगा। IE1 देखो, ये 37 जो है ये रुबीडियम है, रुबीडियम मैंने ग्रुप फर्स्ट है, और 38 ग्रुप एस्ट्रोनशियम है, ग्रुप 2 है, तो IE1 तो इसका नेचुरल सी बात है कम होगा, साइज बड़ा है इसका। द फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30 यानी जिंक, जिंक यानी 4s2 3d10, यानी इसकी स्यूडो इनर्ट गैस कंफिगरेशन है, तो ये भी सही, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि हायर नहीं होगा लोअर आएगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत है पूरी। तो बी को वैसे भी मैं सही मान रहा था, तो ये आंसर डी आएगा इसका। आंसर इसका डी आएगा, ध्यान रखना चीज का, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तीन करेक्ट है, डी आंसर आएगा इसका। फिर 7th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट यूज टू रिफाइन एनी मेटल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चैप्टर हमारा एक्सट्रैक्शन है, मेटलर्जी 12th क्लास का। लिक्वेशन, लिक्वेशन तो रिफाइनिंग के लिए होता है टिन और लेड, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं। कैल्सिनेशन मेथड जो है ये तो किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए, सही ना, एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ये भी सही है, क्योंकि हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिंक की, कॉपर की, इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, तो ये भी रिफाइनिंग का एक मेथड है, ये रिफाइनिंग का मेथड है, ये रिफाइनिंग का मेथड है। लीचिंग, लीचिंग हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ ओर में यूज होता है, एल्यूमिना की प्योरिफिकेशन के लिए हम लीचिंग को यूज करते हैं, तो ये भी रिफाइनिंग का मेथड नहीं है। डिस्टिलेशन, जिंक कैडमियम मर्करी, जो कि लो बॉइलिंग, जो लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स जिंक कैडमियम मर्करी, उनके लिए यूज करते हैं। तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा बी और डी, जो है बी और डी, ये दोनों हमारे कहाँ यूज होते हैं, ये हमारे कंसंट्रेशन वगैरह में यूज होते हैं, सही ना। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड और बनाना वहां यूज करते हैं, और लीचिंग प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना के अंदर, तो बी या डी आ जाएगा आंसर ए। 8th क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। H2O2 में O की स्टेट -1 है, विच कैन इंक्रीज टू 0 एंड डिक्रीज टू -2, इसलिए करेक्ट है ये। डेंसिटी ऑफ H2O2 एट 298 केल्विन इज लोअर देन दैट ऑफ D2O, ये भी करेक्ट है। H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो ये पता होगा तुम्हें, H2O2 की जो डेंसिटी है वो लगभग 1.5 के क्लोज होती है, 1.44 होती है शायद, 1.5 के क्लोज होती है काफी है। और D2O की डेंसिटी तो पानी से हल्की सी ज्यादा ही होती है, जैसे इसकी 1.9 1.1 मान लो, लगभग 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट, H2O2 लोअर लिखा है ना, ये तो गलत है स्टेटमेंट, H2O2 की हायर होगी। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत, यानी सी आंसर आ जाएगा। द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है क्लोरीन बेस्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। क्लोरीन, बेरिलियम का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, बेरिलियम का क्लोराइड का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है, डायमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है, यानी ब्रिज स्ट्रक्चर है इसका। और ये पी ब्लॉक है 11th क्लास का। एल्यूमिनियम का डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम AlCl3 का Al2Cl6 की फॉर्म में डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। और बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये भी सही है। एंड एक्ट एज लुईस बेसिस, ये गलत हो गया। BeCl2 बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो लुईस एसिड होगा। AlCl3 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये भी लुईस एसिड होगा, तो ये गलत हो गया, बेस की जगह एसिड आना चाहिए था, पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट एंड एल्यूमिनेट आयन, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ा भी होगा। BeO होल ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड्स है ना ये, BeO होल ट्वाइस हो या AlO होल थ्राइस, इसको एक्सेस ऑफ NH में डालते हैं तो क्या मिलेगा, Na2BeOH होल 4। क्वेश्चन रटी होनी चाहिए बिल्कुल ढंग से। सोडियम बेरिलेट है ना, सोडियम बेरिलेट की फॉर्म में आएगा ये। और ऐसे एल्यूमिनियम AlO को NH में डालेंगे तो NaAlOH होल 4 ये मिल जाएगा एल्यूमिनेट की फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी करेक्ट, यानी डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हर एक चीज को नोट करना। क्या पता अगले पेपर में यही आ जाए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करेगा एक्सेस ऑफ एनएच में, तो सॉल्युबल क्यों होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनेट की वजह से। तो इसे हर एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करना है। विच ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फॉर्मूला। पहला है पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड H3 लो, वाटर बाहर निकाल दो, बनता है H4P2O5, तो इसमें ऑक्सीजन 5 है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये H4P2O7 में से, यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ओ बाहर निकाल दो तो हाइपो नाम आता है। H4P2O6 है, तो इसमें 6 है। फॉस्फोरिक एसिड तो पता ही है, H3PO4, इसमें ऑक्सीजन 4 है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 2 फॉस्फोरिक एसिड लिए, पानी बाहर निकाल दो
बनेगा H4P2O7। तो इसमें 7 है, आंसर यही होगा। 7 ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन थर्ड कैटलिस्ट Fe3+ कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr27 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज। यहाँ पे I-2 I2 आएगा, I-2 I2 इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली आएगा ये। सही है स्टेटमेंट। Fe3+ भी Fe3+ प्लस I माइनस क्या रहेगा, Fe2+ प्लस I2 एसिडिफाइड K2Cr27, ये भी Cr3+ देगा प्लस I2। और न्यूट्रल KMnO4, न्यूट्रल KMnO4 यानी एल्कलाइन मीडियम है, तो इसलिए ना यहाँ पे हल्का सा डाउट है, क्योंकि I-I2 में तो जाएगा ही, लेकिन न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 I- को किसमें करता था, याद है किसी को क्या, IO3 नेगेटिव के अंदर, याद है कि नहीं, ये हाइब्रिड्स मिलते थे, न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट में रहेगा। उसके बाद मैंगनेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, मैंगनेट आयन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। MnO4 2 नेगेटिव है, ये परमैंगनेट नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। एंड इन्वॉल्व्स पी पाई पी, ये गलत हो गया। पर तो इसमें तो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी ना, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। यहाँ पे मैंगनीज का डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, तो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, इसमें पी पाई पी लिखा है, तो डी पाई पी पाई आएगा यहाँ पे। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों फॉल्स वाली है कि वही स्टेटमेंट, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड फॉल्स ट्रू। अच्छा, दोनों फॉल्स वाली भी स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या दे रखा है एनटीए ने, इसका आंसर क्या है। बी मैं पार्ट देखो है। इसमें मार्क तो यही करना चाहिए, पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, यानी आंसर सी होना चाहिए। इसका क्या दे रखा है आंसर, बी। बी। बी रखा था। बी दे रखा है, बोथ आर फॉल्स दे रखा है। हम्म। अच्छा, एनटीए में ये दे रखा है बोथ आर फॉल्स, हाँ जी। यस ये सर। थोड़ा सा डाउट में इसलिए। देखो देखो इसमें इसने एबिलिटी टू लिखा है ना, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I- तो I2 में करता है ये, I- को ये I2 में करता है, लेकिन क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 है, तो ये I2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, IO3 नेगेटिव, IO3। तो ये अब देखो एसेशन रीजनिंग में यही दिक्कत है, कहीं ना कोई दिक्कत आ ही जाती है इसमें। तो चलो दोनों इसको फॉल्स मान सकते हैं इसको, सही ना, क्या समझ आ गया क्यों फॉल्स माना है। यस सर। ये हाँ, ये थोड़ा सा रहेगा डाउट में, कई बार आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट में रहेंगे वो फिर ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते, दोनों ऑप्शंस लग रहे हैं इसमें। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। अगर पूरा 100% करेक्ट देखें तो फिर ये गलत होना चाहिए, क्योंकि I- IO3 नेगेटिव में जाता है, लेकिन पहले I2 में जाता है, तो हैव द एबिलिटी टू लिखा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि हाँ ये हो सकता है सही, लेकिन ऐसे दोनों को फॉल्स माना है। कौन सा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ MnO बॉन्ड्स इन Mn2O7, ये तो चलो इजी है। Mn2O7 जब सर कौन सा ईयर KMnO4 में, बताया? ये 2022 का है, 22 का 27 जुलाई शायद, ये Mn2O7 तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 6 MnO बॉन्ड्स है, सही ना, 6 MnO बॉन्ड्स है मल्टीपल वाले, तो इसमें 6 आ जाएगा आंसर। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड सल्फेट, ये तुम्हारा ये कर लेना चैप्टर जरूर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है नहीं, क्लास 11th। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन अगर 500 ppm से ज्यादा आ जाए तो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, ये रटना है पूरा ढंग से। स्टैंड वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर उनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए वो सब पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें क्या आती हैं वो दे रखी है यहाँ पे। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन अगर 500 ppm से ज्यादा हो गया तो लैक्सेटिव इफेक्ट आता है। नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन अगर 50 ppm से ऊपर हो जाए तो मैथिमोग्लोबिनीमिया, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम के, ये भी नाम याद रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से एक दिक्कत आती है, मतलब बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें थोड़ा वो नीला टाइप का रंग आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, मैथिमोग्लोबिनीमिया, अगर नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा 50 ppm से। और ऐसे ही लेड का कंसंट्रेशन अगर 50 ppb से, ध्यान रखना ये पार्ट्स पर बिलियन है, इससे अगर ज्यादा हो गया तो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस है। और तुम्हें ये याद होगा 5-7 साल पहले जो वो क्या नाम है मैगी वगैरह बैन की थी, तो उसमें इसी वजह से गवर्नमेंट ने बैन की थी, क्योंकि लेड का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा हो गया था। मैगी और एक चीज और बैन हुई थी, ये लेड के कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, कि इससे किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, फ्लोराइड स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ होगा, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, मतलब टीथ में वो
वो पीलापन वीक हो जाएंगे, इस टाइप से कुछ हो जाता है, सही ना। ब्राउन मॉडलिंग ऑफ टीथ आ जाएगा अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2 ppm हो जाएगा। तो ये जरूर करना तुम्हें। क्या आंसर आ रहा है इससे? 13 का क्या आ बी। रहा है? ए का थर्ड, बी आ रहा आंसर। चलो नेक्स्ट है फिर एन्युलिन, 6 एन्युलिन, 8 एन्युलिन एंड 6 10 एन्युलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। ये गलत है बिल्कुल। तुम्हें पता है ये टब शेप स्ट्रक्चर में आता है, प्लेनरिटी लूज कर देता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। ऐसे ही ये दोनों एच एक ही जगह पे आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन होगी, तो ये भी प्लेनरिटी लूज कर देता है। तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, जबकि इसने इसको एरोमेटिक बोला हुआ है, इस वाले को, लास्ट वाले को। इसलिए स्टेटमेंट पहले ही गलत है। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक, ये इजी क्वेश्चन है, सही ना, ये तुम पढ़ाते ही हैं जरूर। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर दे रखा है इसका? ए इज डी। करेक्ट। ए, डी ना, डी है ना आंसर? यस। फिर एनटीए ने ए दे रखा है। ए दे रखा है? नहीं, गलत है ये। एंटी ए दे रखा है, एक बार चेक करना दोबारा। यस सर, मेरा गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं होगा इसका, ए नहीं होगा इसका आंसर, सही ना। ये तो बहुत चौदह कॉमन, में। डेकासाइक्लिन सर तो बहुत एलन कॉमन ने क्वेश्चन डी है। दिया है। सर एलन ने डी एलन ने दिया डी और दिया। एनटीए ने ए। नहीं, डी आएगा आंसर इसका, इसमें तो कुछ कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो तुम्हें, यस सर। सही ना। हाँ, 15 क्वेश्चन। सिद्धार्थ कितने मार्क्स बने थे तेरे? सर 62 थे, अब ये सही हो गया, 67 हो गए। अच्छा, ये सही होगा, अब 67 हो गए तेरे। और किसके, आदित्य तेरे बढ़े हैं क्या? यस सर, मेरा भी ये वाला सही था, मेरा भी काट रखा है ये। तो तेरे अब कितने, 80 प्लस हो गए। यस सर। और किसके सही हो गए? ध्रुव? सर मैंने सर सर मेरा भी गलती से सही हो एलन गया। वाली आंसर की से चेक कर लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ ये काफी होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन था क्वेश्चन है। चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। इन द रिएक्शन प्रोडक्ट बी इज, तो इसमें पहले HCl डाला है, तो ये वाला OH हट के Cl आ जाएगा। फिर NaI डाला हुआ है, NaIAA, सही ना, NaI डाला है, तो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन लग जाएगी, Cl की जगह आई आ जाएगा, इसी Cl की जगह। नीचे तो OH रहेगा, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ओके पे रेजोनेंस भी यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है फिनॉल फॉर्मेट, ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है, और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसने पॉलीमर चैप्टर ढंग से एक बार पढ़ा हुआ ना, वो कर लेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जिसने पॉलीमर चैप्टर को पढ़ लिया है, जो मेरे पास होमवर्क करके ला रहे हैं, आयुष, क्रिश, तो एक बार पॉलीमर्स का भी एक बार लिख के लाना होता है सारा। मोनोमर्स पॉलीमर लिख के लाओ, यूजेस लिखते हो, यूजेस भी लिख के लाओ, जरूर करो। थोड़े टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको भी, ये भी रट जाएगा। इसका क्वेश्चन देखो हर पेपर में आ रहा है, और एडवांस के पेपर में है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होता है? नोवोलैक, आगे जाके बनता है बेकिलाइट। और कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, स्टाइरिन नाम से ही ब्यूना एस आता है ना, ब्यूटाडाइन रबड़, ब्यूना एस आ जाएगा, है ना, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। और पॉलीएस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, ये बनता है ग्लिप्टल, पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ग्लिप्टल। और ये ब्यूना एस जो है, ये बबल गम्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ये वाला रबड़। पॉलीएस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन नाम है इसका, टेरिलीन और डेक्रोन, और ग्लिप्टल, और दूसरा नाम इसका एल्काइड रेजिन। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 16 का? क्या आ रहा है इसका? ये आ रहा है, बी है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ए शुगर एक्स डिहाइड्रेट्स वेरी स्लोली, शुगर एक्स डिहाइड्रेट्स वेरी स्लोली। उसके बाद अंडर एसिडिक कंडीशंस टू गिव फरफरल व्हेन ऑन विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद रिसोर्सिनॉल गिव्स द कलर्ड प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। शुगर एक्सेस, देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है सेलिमिनॉफ्स टेस्ट, तो तुम्हें पता लग गया होगा। फरफरल नाम से भी हिंट मिल सकता है कि 5 मेंबर फरफरल ये होता है, ये मैंने कराया हुआ है उसके अंदर। क्या नाम है?
रीमेटिमन रिएक्शन जब पढ़ाई थी, CHO, ये फरफरल है, सही ना, ये फरफरल है। तो ये तुमने पढ़ा होना चाहिए ये वाली चीज, ये पढ़ा होना चाहिए। अगर इसका 5 मेंबर के देंगे, ये समझ आ गया कि 5 मेंबर के देंगे। और क्योंकि ये डिहाइड्रेट वेरी कीटोसिस, तुम्हें याद होगा सेलेनियोसिस में पढ़ा हुआ है, कीटोसिस डिहाइड्रेट मोर रेडली देन एल्डोसिस। तो यानी कीटोसिस ही है, और 5 मेंबर की एल्डोसिस है, सॉरी एल्डोसिस है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसके अंदर, और ये 5 मेंबर की रिंग होगी, 5 मेंबर की रिंग। तो दिख रहा है यहाँ पे एल्डोपेंटोज ऑप्शन है, ऑप्शन तो निकाल लोगे आसानी से, पूरा टेस्ट पता है। तो आगे इसके जो पिंक कलर का कंपाउंड बनता है, पिंक कलर का कंपाउंड किससे ट्रीट करने के बाद, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल के 2 मोल लेते हैं और कम्प्लेक्स बनता है। तो वो कम्प्लेक्स तुम देखना, पूरा का टेस्ट पड़ा हुआ है तो उससे देखना जरूर, सही ना। तो इसमें एल्डोपेंटोज आंसर आ जाएगा, एल्डोपेंटोज। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, करना है वो नीचे। देखो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। अब ये जो स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का है, सही ना, मॉर्फिन जो कि ड्रग है, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है, सही ना। नारकोटिक वाला, नारकोटिक्स कब लेते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हो, सही ना, बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हो, तो उस केस में ये लेते हैं मॉर्फिन जो होता है। तो ये हमारा नारकोटिक एनाल्जेसिक है, पेन किलर है ये। और ये तुम्हें पता होगा डिटॉल के अंदर क्लोरोजाइलिनॉल जो यूज होता है, ये कॉमन है, ये बहुत बार आ चुका है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिन ये होता है ना, OH और CH लगा होता है जब, क्लोरोजाइलिनॉल है ये। और ये हमारा एंटीसेप्टिक का काम करेगा, डिटॉल के अंदर ये होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनॉल। तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा ये। और उसके बाद हमारा आ गया ये कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारा एंटी डिप्रेसेंट है, सार्डिनम से यूज होता है, नॉर्डिनम से, है ना, यूज होता है ये। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेखेरिन, सेखेरिन। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आजकल यूज भी कर रहे हैं, सही ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको हम यूज भी कर रहे हैं आजकल। और ये 500, इसकी स्वीटनेस जो है 550 टाइम्स ज्यादा होती है देन केन शुगर। यहाँ से हिंट भी मिल रहा है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात कर रहा है। तो डी का ऑप्शन आंसर सेकंड आ जाएगा। एक बार आंसर का लो, क्या आ रहा है इसका, सर सेकंड ही है। सेकंड आंसर है। यस सर। तो समझ आ गया कि नहीं है। तो ये नहीं एक बार सर, केमिस्ट्री, सी है, सी है इसका आंसर। ये आंसर आ रहा है वो, चलो वो देख लेना, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, तुम उसको देख लेना, सही ना। ये बता दिया, ये मॉर्फिन ड्रग है, ये हमारा क्लोरोजाइलिनॉल है, सही ना, क्लोरोजाइलिनॉल जो डिटॉल के अंदर होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। और ये हमारा क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, नाडिल करके होता है नाम इसका, वो स्पेलिंग देख लेना तुम, NARDIL होता है शायद। और ये हमारा सेखेरिन है, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये पता होना चाहिए, 4 ही आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये जरूर पता होना चाहिए, सही ना, स्पार्टेम, एलिटेम, सेखेरिन और एक सुक्रालोज, जिसका स्ट्रक्चर सुक्रोज की तरह होता है। 19th क्वेश्चन, देखो 19th क्वेश्चन क्या है, इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.36 ग्राम ऑफ AgBr, 0.6 ग्राम AgBr, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, परसेंट ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड निकालना है। तो इसमें आ जाएगा, जैसे AgBr है, AgBr का वेट 188, इसने डायरेक्ट दे भी रखा है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 188 ग्राम AgBr के अंदर ब्रोमीन कितना है, 80 ग्राम, 80 ग्राम ब्रोमीन है। तो बचा कितना, 0.4, नहीं 0.36 ग्राम में, 0.36 ग्राम में कितना हो जाएगा, 80/188, 80/188 इंटू 0.36। तो 80 बाय, यानी ये हमारा आ जाएगा 0.80 से 160 होता है, 160 है, यानी ये कम आएगा, 0.12 के आसपास, 1312 ऐसे आना चाहिए, 1314 ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय करेंगे 0.45, जो कंपाउंड का वेट है, इंटू 100, तो ये सॉल्व करने पर 36, ये 45 तो कैंसिल हो गया, 9 4 36 9 5, ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 यानी 80 आ गया, 80 आ गया ना ये भी, 80 इंटू 80 डिवाइड बाय 188, यही आ जाएगा कि नहीं, 20 4 10 कैंसिल हो जाएगा ये, reduce, ये 36% के आसपास, इसका आंसर क्या, नहीं ये तो बहुत क्लोज दे रखी है ऑप्शंस, क्या आंसर आ रहा है इसका, कितना निकालना पड़ेगा तुम्हें। सर ए है इसका आंसर, नहीं ए बी। आया हाँ तो ये सी है 36 ही है। 36 ही है। हाँ तो ये तुम्हें हाँ जी निकालना ही पड़ेगा इसको, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, सही ना। आ गया था। आंसर क्या आ रहा है इसका, चेक करो एग्जैक्ट,
सर एग्जैक्ट यही आ रहा है, 36.03% ही आ रहा है। मेरा आया था कुछ चलो 36 ऐसी करके आया था, कुछ 35 ऐसी 35.3 करके कुछ। अभी आगे ना इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो पीओसी के भी, केरियस मेथड का क्वेश्चन है ये, क्लास 11th का। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। तो 19th का ए गिवन। ए गिवन है, yes, एक बार सर। चेक करना ये आंसर है फिर। ये आ रहा था सर मेरा भी। चलो ये होगा फिर आंसर। बेंजी, अब ये मेरा देखो भी इजी ये आया क्वेश्चन है, था। कुछ ना ए होगा फिर आंसर। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है हिंसबर्ग एजेंट, यूज टू डिस्टिंग्विश थ्री टाइप्स ऑफ अमीन्स। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड में, अब देखो ये मैकेनिज्म जिसने पता है उस पढ़ा है उसको पता होगा। आइसोसाइनेट्स बनते हैं इसके अंदर, याद है कि नहीं ये? आइसोसाइनेट बनता है एक वन ऑफ द इंटरमीडिएट, आर एन डबल बॉन्ड सी, नाइट्रीन भी बनता है, आइसोसाइनेट भी बनता है। कार्बोलामिन रिएक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स है। और हॉफमैन ओरिएंटेशन ये तुम्हारा एंटी सेडजस रूल होता है, प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एंटी सेडजस रूल। क्या आंसर आ रहा है इससे? सी। सी। यस सर। सी एक बार चेक कर लेना, सी आंसर आ जाएगा। एक बार रिज्वाइन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन और करना, जल्दी से कराऊंगा उसको भी, एक बार रिज्वाइन कर लेना।